नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सागर। शक्ति एग्जाम ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने कल बात की थी पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी स्टार्ट किया था कल हम लोगों ने, और उसमें मैंने कल बताया था कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। अनुसूचियाँ 12 होती हैं और भाग कितने होते हैं संविधान के अंदर, वो 22 होते हैं। 22 के अंदर आपको कल जो मैंने एक उसका पहला भाग जो था वो कवर करा देता, जो था संघ और राज्य के क्षेत्र। तो आज हम आगे देखते हैं उसका दूसरा भाग, जिसमें कि सिटीजनशिप के लिए कानून की बात की गई है, नागरिकता के लिए, और जो लिया गया है ब्रिटेन के कानून से या ब्रिटेन के संविधान से। और नागरिकता के बारे में जो सबसे पहली बार बात की थी वो की थी अरस्तू ने। तो ये देखते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। पॉलिटी, भाग 2। सिटीजन, नागरिकता। नागरिकता और नागरिकता के बारे में बात की थी सबसे पहले अरस्तू ने। और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से आया। इसमें 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 से 11। और मैंने बताया था कि अनुच्छेद को आर्टिकल भी बोलते हैं, तो हम आर्टिकल ही लिखेंगे। तो आर्टिकल 5 में बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 से नागरिकता आरंभ हुई हम लोग के संविधान में। प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है, बंटवारे के टाइम पर जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग इंडिया में रहना चाहते थे वो इंडिया में रह गए, और जो लोग पाकिस्तान साइड में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में रह गए। मगर क्या है, वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि भाई उनके साथ में उनका उत्पीड़न हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग इंडिया के रहना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, भारत सरकार ने कुछ रूल बनाए, और एक परमिट रूल बनाया था कि भाई आप आओगे और बॉर्डर के पास में या कहीं भी आपको वहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मगर उसमें भी एक उन्होंने भारत सरकार ने एक शर्त रखी थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ जाएंगे केवल उनका रजिस्ट्रेशन होगा पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के लिए।
जो पाकिस्तान के साइड में ही रह गए थे पहले से। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पाकिस्तान से जो नागरिक 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, उनको परमिट रूल से नागरिकता लेनी होगी। मगर उसके बाद में आगे चल के क्या है, ये संविधान में से हटा दिया गया, क्योंकि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गए उनको परमिट रूल से नागरिकता लेनी होगी, और जो नागरिकता ले ली उसके बाद में ये रूल खत्म कर दिया। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7, इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग भारत में थे और भारत में की साइड में जो थे और भारत से पाकिस्तान चले गए और वहां पर उनके साथ में कुछ गलत हुआ तो वो वापस जो भारत में आए तो उनको भी नागरिकता देनी होगी। जो पाकिस्तान जाके वापिस भारत आए उनको नागरिकता मिली। उसके बाद से भी ये क्या किया था, भारत सरकार ने इस कानून को भी खत्म कर दिया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विदेश पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, और
विदेश जाकर विवाह कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर आप विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर घूमने के लिए और इस बहाने जाके वहां पर शादी कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत में समाप्त नहीं होगी। तो अभी ये 4 आर्टिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। बात करते हैं आगे आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 इसमें क्या बोला गया है, अगर किसी व्यक्ति ने विदेश जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है, नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। बात करते हैं आगे आर्टिकल 10 की। इसमें बोला गया है जब तक कोई व्यक्ति देश विरोधी काम नहीं करेगा, तब तक भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी। जैसे कि किसी भारत के ही नागरिक ने अगर देश के विरोध में कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे कि भारत के एक रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा या भारत को कोई नुकसान होगा,
तो उसकी इस बेस पे क्या होगा कि उसकी नागरिकता जा सकती है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। इसमें बोला गया है इसमें कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। नागरिकता को लेकर कोई भी कानून तो किसी भी मंत्रालय के द्वारा नहीं, केवल और केवल गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। और आपको किसी बाहर के विदेशी नागरिक को अगर नागरिकता लेनी है यहाँ पर इंडिया में आके, तो वो गृह मंत्रालय से कांटेक्ट करेगा। जो भी इसकी फॉर्मेलिटी रहेगी उसको वो पूरी करनी पड़ेगी। तो आप ये सब नोट कर लीजिए और आगे बात करते हैं हम लोग। इसको आप नोट करके कर लीजिए। नोट, नागरिकता जो दी जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा दी जाती है। और इसमें भी नागरिकता अधिनियम में भी क्या है, काफी सारे संशोधन किए गए थे जरूरत के हिसाब से और समय के अनुसार। जिसमें कि पहले जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1986 में, दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा किया गया था 2003 में, चौथा हुआ था 2005 में और छठा हुआ था 2019 में। और नागरिकता लेने के लिए भी क्या है, कुछ शर्तें थी सरकार की, भारत सरकार की। तो इसमें की जो थी पहली शर्त जो थी पहले 1986 में जो शर्त थी वो थी कि नागरिकता जो प्राप्त होगी वो होगी जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। इसमें किसी को भी नागरिकता दे दी गई थी। किसी को भी कि आपके माता पिता बस यहाँ पे बस आपके माता पिता का जन्म होना चाहिए, माता या फिर पिता का, इनमें से किसी एक को यहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए थी। फिर बात करते हैं दूसरे की। यहाँ था ये वंश के हिसाब से, वंश के हिसाब से। इसमें बोला गया था कि यहाँ पे ये 1992 में पिता की नागरिकता होनी चाहिए थी, इंडिया की नागरिकता जो पिता की होनी चाहिए थी। पहले में था माता की या पिता की, कि माता या पिता का जन्म यहाँ पर होना चाहिए था। और फिर बात आई वंश के हिसाब से, तो यहाँ पर पिता के हिसाब से आए।
फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे पंजीकरण के थ्रू। इसमें क्या था कि इंडिया में कम से कम आपको 7 साल, इंडिया में रहते हुए कम से कम आपको 7 साल हो चुके होंगे या फिर आपका यहाँ पर विवाह हो चुका होगा। सात वर्ष आप रह रहे होंगे या फिर यहाँ पर आपने विवाह कर लिया। अब बात करते हैं चौथे की, देशीकरण। देशीकरण इसमें क्या था कि कला, विज्ञान, साहित्य और आपका यह भारतीय भाषा, इसमें आपको कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए इंडिया में रह के, जिसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो क्या था यहाँ पर, कला, विज्ञान, साहित्य, या भारतीय भाषा का अनुभव। भारतीय भाषा, दस वर्ष का अनुभव भारत में रहने का अनुभव। जैसे कि आपको किसी कला के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के, जैसे आप साइंटिस्ट हुए या कुछ, या साहित्य, जैसा बड़े क्या बोलते हैं इसको, साहित्य मतलब कि उसमें डांस भी आता है, आपका सिंगिंग भी आती है, और ये सब चीज़ें किसी भारतीय भाषा का अच्छा ज्ञान, जो इंडिया में रहते हुए कि आपको 10 साल हो गए होंगे ये सारे काम करते हुए यहाँ पर रह के, तो भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि ये 16 मई 1975 सिक्किम, जब सिक्किम को इंडिया के अंदर मिलाया गया था 1975 में 16 मई को, उसके बाद में जिन्होंने भी यहाँ पर इंडिया में मतलब अपने लिए जमीन खरीदी या जिनकी उनके पूर्वजों की जमीन थी यहाँ पर, तो उनको भी नागरिकता मिलना बहुत आसान था। आप सब ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी भाग में बात की गई है एनआरआई के बारे में, जो इंडियन लोग विदेश में रहते हैं, एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियन, नॉन रेजिडेंस इंडियन। इसमें क्या होता है, इनका भी एक रूल होता है कि भारत छोड़े हुए कम से कम 6 महीने होने चाहिए, कम से कम 6 मंथ, 6 मंथ होने चाहिए।
इनके कमाए हुए पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगता इंडिया के अंदर। इनकी कमाई पर भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता। नहीं लगता। एनआरआई को क्या करना पड़ता है कि दो तरीके के अकाउंट खुलवाने होते हैं। एक होता है एनआरओ, जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें क्या है, चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये लोग कि भारत की करेंसी सस्ती है भारत के अकॉर्डिंग, अधिकतर देशों के अकॉर्डिंग। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब पैसा भेजते हैं इंडिया, किसी को, अपनी फैमिली को या किसी को, तो उसके लिए क्या खुलवाना पड़ता है इनको एनआरओ, और इसमें क्या है, चार्ज ज़्यादा लगता है। एनआरओ नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट खुलता है इन लोगों का। अगर ये पैसा भेजेंगे तो इसमें चार्ज बहुत अधिक लगता है। अधिक लगता है। एक अकाउंट इनका होता है एनआरई अकाउंट। इसमें क्या है, इसमें चार्ज भी बहुत कम लगता है, और हम लोग उन एनआरआई को पैसे भेज सकते हैं, बाहर के देश से मतलब पैसे भेज सकते हैं। एक अकाउंट होता है एनआरई खुलता है, जिसमें कि एक एनआरई अकाउंट वो उनको यहाँ पर खोलना पड़ता है इंडिया के अंदर, जिससे कि ये लोग पैसे अगर उसमें भेजेंगे तो उसमें चार्ज कम लगेगा और उसमें बाहर से पैसा आ सकता है। मगर क्या होता है कि एनआरओ में हम लोग पैसा नहीं भेज सकते। एनआरई अकाउंट इसमें चार्ज नहीं लगता है। बाहर से पैसे आ सकते हैं। आ सकते हैं। अब बात करते हैं पीआईओ। इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसे 2015 में समाप्त कर दिया भारत सरकार ने।
एक नागरिक होते हैं OCI, जो 2005 में इसको बनाया गया था नागरिकता को। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन लोगों का क्या है, इसमें व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे सकता। दे सकता। और ये सिटीजनशिप उनको मिलेगी जो भारत के शत्रु देश हैं, व्यक्ति उसमें नहीं जाना चाहिए। बस भारत के शत्रु देश में होना चाहिए। तो समझा आप लोग कि NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन, भारत छोड़े हुए कम से कम 6 महीने होने चाहिए उसको NRI कहलाने के लिए। इनकी कमाई पर भारत में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। इनको अकाउंट खुलवाना होता है, NRO, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट खुलता है इनका। इसमें चार्ज अधिक लगता है बाहर से पैसा भेजने, जो इंडिया पैसा भेजते हैं। एक होता है कि NRI अकाउंट, इसमें चार्ज नहीं लगता और भारत से पैसे आ सकते हैं आराम से बाहर से। एक होता था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसे 2015 में समाप्त कर दिया। एक करते हैं तो इसको समाप्त कर दिया। फिर हुआ OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे पाएगा, मगर इसमें भारत में वोट दे सकते हैं। और इसका एक और है कि मतलब भारत के ये था कि गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें के लिखना भूल गए हम लोग। ये चलो नीचे कर देते हैं। भारत के शत्रु देश में नहीं होना चाहिए इस वाली सिटीजनशिप लेने के लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नागरिकता की हम लोग बात करें तो नागरिकता भारत में लेना बहुत ही, आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि बहुत ही आसान है, क्योंकि काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है कि शरणार्थी, आपने शब्द सुना होगा शरणार्थी, कि बाहर से शरणार्थी आए और भारत में आके रह गए। आगे चल के उनके लिए कानून ऐसे बनाए कि वो लोग अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। काफी समय से ऐसा चलता आ रहा है कि जैसे कि अभी आपने करंट में सुना होगा NRC और CA वगैरह के बारे में। CA क्या है कानून? CA भारत की नागरिकता देने का एक कानून है, भारत सरकार की तरफ गृह मंत्रालय ने जो जारी किया था। मगर इसको कुछ लोग कहते हैं, जो कट्टर होते हैं लोग विरोधी, वो लोग इसका मतलब इसके विरोध में खड़े हो गए कि हाँ कि भाई हम ऐसा नहीं करते। मगर इसको समझने की जरूरत थी। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप रह रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर शरणार्थी हैं, आपके देश में आपके साथ में जो भी कुछ हुआ तो वहाँ की नागरिकता त्याग के आपको हम यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं।
तो कुछ फॉर्मेलिटी होती है कि भाई ऐसा भी तो है कि भाई आप किसी देश से कि मतलब आप भाग गए या भाग के आ रहे हैं, अभी भारत को क्या पता कि आप वहाँ पर कुछ क्राइम करके आ रहे हैं, आपका हिस्ट्री क्रिमिनल है या आप किसी का कुछ नुकसान करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, अभी तो आप यहाँ पर आकर ले लेंगे ना तक। तो ये जो सीए वगैरह था ये कोई गलत नहीं है, ये सही है, ये सदियों से चलता आ रहा है। तो इसके क्या है, कौन कब आया, इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, नोट CAA सिटीजन एकोमोडेशन एक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 12वीं सदी में ईरान से पारसी लोग आए थे भाग के, वहां से पारसी लोग आए और ये लोग कहां पर आके रुके, ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र में आके बस गए। महाराष्ट्र आए। फिर बात करते हैं 1947 की। 1947 में सिख और हिंदू पाकिस्तान से भारत आए। फिर हम बात करते हैं 1959 की। 1959 में क्या हुआ था कि तिब्बत के लोग, तिब्बत शरणार्थी जो थे, तिब्बत के लोग भारत आए। फिर हम बात करें तो 1979 में अफगानिस्तान से भारत आए। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश से लोग आए थे। बांग्लादेश से लोग भारत आए। इस टाइम पे क्या हुआ था कि बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था पूर्वी पाकिस्तान से। बांग्लादेश जब बना था और बांग्लादेशी लोगों के ऊपर जब अत्याचार हुए थे तो ये लोग भाग के इन लोगों ने भारत में शरण ली थी। उसके बाद बात करें तो 1980 में श्रीलंका से
तमिल लोग भारत आए। फिर बात करें हम लोग 2015 में म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं, ये पहले भारत का हिस्सा था 1937 में, बाद में इसको अलग कर दिया। से लोग भारत आए। अभी इतने सारे लोग आने के बाद भी भारत ने क्या किया, भारत ने इन सभी को सारे शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता दी। आप देख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास कल करेंगे हम लोग, और कल भाग 3 करेंगे। थैंक यू।